हाय देयर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ MKT501 मार्केटिंग मैनेजमेंट के सॉल्व एमसीक्यूज। और इन सॉल्व एमसीक्यूज की फाइल भी आपसे शेयर की जाएगी। ये सॉल्व एमसीक्यूज फाइनल टर्म के लिए हैं। तो जो पहला एमसीक्यू है वो है लाइफ इंश्योरेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गुड्स। सो जो लाइफ इंश्योरेंस है वो इनमें से किस गुड्स की एग्जाम्पल है। गुड्स कई तरह के गुड्स होते हैं। सो लाइफ इंश्योरेंस जो एग्जाम्पल है वो है अनसोल्ड गुड्स की। अनसोल्ड गुड्स के अंदर लाइफ इंश्योरेंस आता है। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट अ प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट के बारे में इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है। सो प्रोडक्ट क्या है असल में ये है। सो एवरी टेंजिबल थिंग द कस्टमर रिसीव्स इन एन एक्सचेंज। हर टेंजिबल चीज़ जो कस्टमर रिसीव करता है एक्सचेंज के अंदर वो प्रोडक्ट होती है, क्योंकि टेंजिबल होती है, प्रोडक्ट फिजिकल होती है। इसी वजह से ये हर टेंजिबल चीज़ जो कस्टमर रिसीव करता है एक्सचेंज के अंदर। उसके बाद है एग्रेसिव प्राइसिंग इज एसोसिएटेड विद दी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। सो जो एग्रेसिव प्राइसिंग है वो इनमें से कौन से प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का जो स्टेज है उससे जुड़ी हुई है, कौन से स्टेज से जुड़ी हुई है। सो इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मेच्योरिटी या डिक्लाइन, तो वो जुड़ी हुई है ग्रोथ स्टेज के साथ। जो एग्रेसिव प्राइसिंग है वो ग्रोथ स्टेज के साथ जुड़ी हुई है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिसीजन रिक्वायर्ड इन कमर्शलाइजेशन। तो इनमें से कौन सा जो है वो डिसीजन जो है वो ज़रूरी नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं है कमर्शलाइजेशन के अंदर। तो हाउ टू लॉन्च, वेयर टू लॉन्च, व्हेन टू लॉन्च, ये सब शामिल है। जबकि वाई टू लॉन्च, सो वाई टू लॉन्च द प्रोडक्ट, क्यों जो है लॉन्च किया जाए प्रोडक्ट को, सो ये नहीं है कमर्शलाइजेशन के अंदर। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू रिसर्च सपोर्टिंग और प्राइसिंग थ्योरी। सो जो रिसर्च सपोर्टिंग और प्राइस थ्योरी है उसके मुताबिक विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आउट ऑफ ऑल द नंबर्स बिटवीन 1 and 100 इज थॉट टू हैव लीस्ट परसीव्ड वैल्यू एज कम्पेयर टू इट्स एक्चुअल वैल्यू। सो जितने भी नंबर हैं आपको नीचे जो दिए गए हैं, सो 1 से 100 के दरमियान उसमें कौन सा ऐसा है जो कि लीस्ट परसीव वैल्यू है उसकी एक्चुअल वैल्यू के कंपेयर में। सो वो जो नंबर है वो है नंबर 77। उसके बाद है फिर मिस्टर अहमद वांट्स टू इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट विद द गोल ऑफ क्विकली गेनिंग मास मार्केट शेयर। मिस्टर अहमद जो है वो इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं एक नई प्रोडक्ट, और उनका गोल क्या है कि जल्दी से वो गेन करें मास मार्केट शेयर। सो एज अ कंसल्टेंट आप उनको कौन सी स्ट्रेटजी जो है वो रेकमेंड करेंगे। सो इसके लिए कॉस्ट ओरिएंटेड प्राइसिंग भी नहीं होगी, साइकोलॉजिकल भी नहीं होगी, ना तो मार्केट स्कीमिंग होगी, बल्कि मार्केट पेनिट्रेशन होगी। पेनिट्रेशन के अंदर लो प्राइसिंग रखी जाती है शुरू में। सो मार्केट पेनिट्रेशन होती है, यहाँ पे मार्केट पेनिट्रेशन की स्ट्रेटजी जो है वो रेकमेंड होगी। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। अब ये जितनी भी डिफरेंट कॉस्ट बताई जा रही है इनमें से कौन सी एग्जाम्पल है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जो वेरी करती है, फिक्स नहीं रहती। सो रेंट, वेजेस, डेप्रिसिएशन, ये तमाम जो है वो प्रोडक्शन के हिसाब से फिक्स रहती हैं। जितनी भी ज़्यादा प्रोडक्शन हो या कम हो इनको कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। जबकि मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग प्रोडक्शन, मटेरियल जो है वो जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी उतना ज़्यादा मटेरियल जो है वो इस्तेमाल होगा, इसलिए ये वेरिएबल कॉस्ट है। इसके अलावा है फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिक्स कॉस्ट। अब इनमें से कौन सी फिक्स कॉस्ट की एग्जाम्पल है। सो ट्रांसपोर्ट फिक्स कॉस्ट में नहीं आती, जितना ज़्यादा सामान ट्रांसपोर्ट होगा उतनी ज़्यादा उसकी कॉस्ट बढ़ेगी। पावर भी नहीं आता, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, और रॉ मटेरियल भी नहीं आता। सो रेंट जो होता है फैक्ट्री का, बिल्डिंग का, वो रेंट जो होता है वो फिक्स रहता है, चाहे जितनी भी प्रोडक्शन हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता उसके ऊपर। उसके बाद है अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स शू। एक शू बनाने वाली कंपनी है। द कंपनी इनकर्ड कॉस्ट, जिसकी कॉस्ट जो है वो 5 लाख जो है वो रेंट है फैक्ट्री का। इसके अलावा 20,000 जो है वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए, 1 लाख जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है, और इसके अलावा 6 लाख जो है वो रॉ मटेरियल कंज्यूम है। सो जो टोटल कॉस्ट आएगी वो आएगी इन तमाम कॉस्ट को जब ऐड किया जाएगा तो उनका जो सम होगा वही जो है टोटल कॉस्ट है, जो कि यहाँ पर लिखी हुई है 12,20,000। सो जो 12,20,000 आई है इन तमाम कॉस्ट को ऐड करके वही टोटल कॉस्ट है
5 लाख, फिर 20,000, फिर 1 लाख एंड देन दी 6 लाख। उसके बाद है इफ इट कॉस्ट अ फर्म 600 टू प्रोड्यूस 4 यूनिट्स एंड 670 टू प्रोड्यूस 5 यूनिट, व्हाट विल बी द मार्जिनल कॉस्ट। अगर एक अगर कॉस्ट आती है एक फर्म को 600 को रुपीज़ टू प्रोड्यूस 4 यूनिट्स, 600 रुपीज़ 4 यूनिट्स प्रोड्यूस करने के ऊपर और 670 रुपीज़ 5 यूनिट प्रोड्यूस करने के ऊपर, सो क्या मार्जिनल कॉस्ट होगी। सो मार्जिनल कॉस्ट क्या है, चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। तो जो कॉस्ट में चेंज आ रहा है वो 600 से 670 आ रहा है, तो जो 670 है उससे माइनस किया जाएगा 600 को और डिवाइड किया जाएगा जो चेंज इन क्वांटिटी आया है जो कि 4 से 5 है, सो 5 से माइनस करेंगे 4 को और फिर इसका आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 70। तो इसमें जितने भी ऑप्शन है इनमें 70 जो है वो आंसर है। उसके बाद है मार्केटिंग कम्युनिकेशन प्लानिंग फ्रेमवर्क स्टार्ट विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स। सो जितने भी स्टेप्स आपको दिखाए गए हैं इनमें से कौन सा स्टेप से स्टार्ट होता है मार्केटिंग कम्युनिकेशन प्लानिंग फ्रेमवर्क। सो ये स्टार्ट होता है कॉन्टेक्स्ट एनालिसिस से। उसके बाद है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर फर्स्ट फॉर्मल एडवर्टाइजिंग एजेंसी वाज एस्टेब्लिश्ड। इसमें से कौन से साल के अंदर पहली फॉर्मल एडवर्टाइजिंग एजेंसी जो है वो इस्टेब्लिश हुई, और वो था 1843 का फिलाडेल्फिया के अंदर हुई है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर इन्फ्लुएंसिंग। इन्फ्लुएंसिंग के बारे में इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो ट्रू है, सच है। सो वो है इट हैज़ कॉमन ऑब्जेक्टिव्स प्रूवन बाय इन्फ्लुएंसर। सो ये जो ऑप्शन है ये इसके अंदर सही है, इट हैज़ कॉमन ऑब्जेक्टिव प्रूवन बाय इन्फ्लुएंसर। उसके बाद है फिर व्हाट इज़ द म्यूचुअल एक्टिविटी ऑफ नेगोशिएशन एंड डिसीजन मेकिंग। इन दोनों की जो म्यूचुअल एक्टिविटी है नेगोशिएशन की और डिसीजन मेकिंग की वो है कॉमन ऑब्जेक्टिव की। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज मोस्ट लाइकली टू रिक्वायर अ डायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इनमें से कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जिसके लिए जो है वो ज़्यादातर रिक्वायर है, मोस्ट लाइकली जो है वो रिक्वायर है डायरेक्ट चैनल जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन का। सो वो जो प्रोडक्ट है वो है मीट। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा जो है वो टाइप है, कौन सी एक टाइप है वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम की। सो वो है रिटेलिंग। और उसके बाद है आइडेंटिफाई द डीलिंग इन विच द सेलर रिक्वायर अ डीलर दैट may not handle competitors product। सो आइडेंटिफाई करना है आपने जितनी भी डीलिंग दी गई है इनमें से किसी एक को कि जहाँ पर सेलर जो है वो रिक्वायर करता है कि डीलर जो है वो हैंडल ना करे कॉम्पिटिटर्स की प्रोडक्ट को, डीलर जो है वो कॉम्पिटिटर्स की प्रोडक्ट को हैंडल ना करे। सो सेलर इस चीज़ को रिक्वायर करता है, तो वहाँ कौन सी डीलिंग है वो है एक्सक्लूसिव, क्योंकि एक्सक्लूसिव है तो वहाँ पर कॉम्पिटिटर्स की प्रोडक्ट को हैंडल नहीं करेगा डीलर। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन लॉजिस्टिक्स। इनमें से कौन सा जो है वो लॉजिस्टिक में शामिल नहीं है। सो परचेजिंग, ट्रांसपोर्टिंग, स्टोरेज ये सब लॉजिस्टिक में शामिल होता है। फाइनेंसिंग जो है लॉजिस्टिक का हिस्सा नहीं है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिस्ट ऑफ सेल ऑफ द प्रोडक्ट फॉर पर्सनल और हाउस होल्ड कंजम्पशन आइदर फ्रॉम अ फिक्स लोकेशन और कियोस्क। सो इनमें से कौन सी ऐसा ऑप्शन है जिसमें क्या होता है कि सेल की जाती है प्रोडक्ट की पर्सनल के लिए भी या फिर हाउस होल्ड कंजम्पशन के लिए भी। अब चाहे वो एक फिक्स लोकेशन से हो या फिर कियोस्क के ज़रिए हो, यानी कि खोखा वगैरह जिस तरह का होता है उस तरह का कोई सेटअप हो। सो वो जो है होलसेलिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिसिटी वगैरह में नहीं होता है, इस तरह की चीज़ होती है रिटेलिंग के अंदर, पर्सनल या हाउस होल्ड कंजम्पशन की बात हो रही है। तो इसके बाद है फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट दी स्टेप्स ऑफ जनरल मॉडल। सो जो जनरल मॉडल है इनमें से कौन सा स्टेप जनरल मॉडल का नहीं है। तो वांट रिकग्निशन भी है, पोस्ट परचेज बिहेवियर भी है और अल्टरनेटिव सोल्यूशन भी है। सो प्री परचेज बिहेवियर यानी कि खरीदने से पहले का बिहेवियर ये इसके अंदर शामिल नहीं है। पोस्ट परचेज बिहेवियर तो होता है लेकिन प्री परचेज बिहेवियर नहीं होता। उसके बाद फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड एज अ स्टैटिस्टिकल मेथड ऑफ कंबाइनिंग डेटा फ्रॉम मल्टीपल स्टडीज और फ्रॉम सेवरल टाइप ऑफ स्टडीज। और इनमें से कौन सा जो है वो डिफाइन करता है कि एज अ स्टैटिस्टिकल मेथड ऑफ कंबाइन करने का फ्रॉम मल्टीपल स्टडीज से या फिर कई तरह की स्टडीज से, तो वो जो है मेटा एनालिसिस है। उसके बाद है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। तो इनमें से कौन सी प्रोडक्ट जो है वुड द मैन्युफैक्चरर बी मोर लाइकली टू यूज़ सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें मोर लाइकली तौर पे
मैन्युफैक्चरर यूज़ करना चाहेगा सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन को, इनमें से कौन सी प्रोडक्ट ऐसी है। सो बैग्स ऑफ पोटैटो चिप्स वो भी नहीं है, पेपर क्लिप भी नहीं है, नील क्लिपर भी नहीं है, बल्कि ये है माइक्रोवेव ओवन। उसके बाद है स्टडिंग कंज्यूमर बिहेवियर कैन प्रोवाइड क्लूज अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग। जब कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी किया जाता है तो उससे क्लू मिलते हैं इनमें से किन चीज़ों के बारे में। नई प्रोडक्ट को डेवलप करने के बारे में भी मिलता है, प्रोडक्ट की फीचर्स के बारे में भी और प्राइजेस के बारे में भी, तो तमाम चीज़ों के बारे में क्लूज मिल जाते हैं। उसके बाद है फिर फिक्स कॉस्ट डैश एज द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इंक्रीज। अब यहाँ पे बात हो रही है कि फिक्स कॉस्ट के अंदर क्या होता है जब नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस के अंदर इजाफा होता है। सो फिक्स कॉस्ट सेम रहती है, फिक्स कॉस्ट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। पर यूनिट कॉस्ट तो कम हो जाती है, लेकिन यहाँ पर यूनिट कॉस्ट गिवन नहीं है, तो फिक्स कॉस्ट रिमेन दी सेम रहेगी। पर यूनिट कॉस्ट कम होगी, लेकिन जाहिर बात है अगर बिल्डिंग की अगर हम बात करें, बिल्डिंग का जो रेंट है वो तो बिल्कुल सेम रहेगा। अब चाहे जितनी भी ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाएगी तो बिल्डिंग का रेंट तो बिल्कुल ही सेम ही रहेगा, उसके अंदर फ़र्क नहीं पड़ता। जबकि वेरिएबल कॉस्ट जो होती है उस जब नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस के अंदर इजाफा होगा तो वेरिएबल कॉस्ट के अंदर भी इजाफा होगा, और नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस जब डिक्रीज होंगे तो वेरिएबल कॉस्ट भी डिक्रीज होगी। लेकिन यहाँ पर फिक्स कॉस्ट ऐसी है कि जितनी भी ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाए चाहे जितनी भी कम प्रोडक्शन हो वो रिमेन दी फिक्स रहेगी। हाँ, पर यूनिट कॉस्ट के अंदर फ़र्क आता है, तो पर यूनिट कॉस्ट में फ़र्क आता है। उसके बाद है बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप मॉडल, जो कि BCG मॉडल होता है, वो इनमें से किसको इंडिकेट करता है? तो वो दो चीज़ों को इंडिकेट करता है, एक तो मार्केट ग्रोथ और रिलेटिव मार्केट शेयर ऑफ मार्केट अगेंस्ट लार्जेस्ट कॉम्पिटिटर्स। तो ये रिलेटिव मार्केट शेयर वाली बात आ गई, ये वही चीज़ है लिखी हुई है यहाँ पर दूसरे वर्ड्स के अंदर। सो मार्केट ग्रोथ एंड द रिलेटिव मार्केट शेयर, यानी कि शेयर ऑफ मार्केट अगेंस्ट लार्ज कॉम्पिटिटर्स। उसके बाद एक सोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स एंड परचेसिंग डिसीजन रिफ्लेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। सोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स और दूसरे परचेसिंग डिसीजन जो है वो इनमें से कौन सी एक्टिविटीज़ को रिफ्लेक्ट करते हैं? सो स्ट्रैटेजिक, ऑपरेशनल या फंक्शनल नहीं, बल्कि टैक्टिकल एक्टिविटीज़ को, ये टैक्टिकल एक्टिविटीज़ को रिफ्लेक्ट करते हैं। उसके बाद है फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टाइल ऑफ म्यूजिक वीडियो। अब म्यूजिक वीडियो का इनमें से कौन सा स्टाइल नहीं है? सो आपको काफ़ी हद तक अंदाज़ा होगा म्यूज़िक वीडियोस के बारे में कि उनमें किस तरह का स्टाइल यूज़ किया जाता है। ऑडियो होती है, वहाँ पे पिक्चर होती है, एनिमेशन होती है, लेकिन टेक्स्ट जो है उसका स्टाइल नहीं है। उसके बाद फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग होलसेलर्स इज इन्वॉल्व इन कैरिंग स्टॉक ऑफ एयर कंडीशनर, ऑफरिंग क्रेडिट टू इट्स कस्टमर, प्रोवाइडिंग क्विकर डिलीवर्स एंड असिस्टेंट टू ऑफ इंस्टॉलेशन टू इट्स कस्टमर। सो इनमें से कौन सा होलसेलर है जो कि क्या करता है कि कैरी करता है वो स्टॉक को एयर कंडीशनर के, AC के, और क्रेडिट भी ऑफ़र करता है वो कस्टमर को, और प्रोवाइड करता है क्विक डिलीवरीज, और साथ में इंस्टॉलेशन की असिस्टेंस भी प्रोवाइड कर रहा है वो कस्टमर को। तो तकरीबन देखा जाए सारी चीज़ें वो प्रोवाइड कर रहा है। तो सारी चीज़ें प्रोवाइड करने की वजह से वो जो है फुल सर्विस होलसेलर है। उसके बाद है दी आइडियाज़ और इमेज अटैच बाय सप्लायर रिफ्लेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टिमुलाई रिसीव बाय कस्टमर कंज्यूमर फ्रॉम हिज और हर एनवायरनमेंट। सो आइडियाज़ या इमेज जो अटैच करते हैं सप्लायर, रिफ्लेक्ट करता है इनमें से कौन सा स्टिमुलाई जो रिसीव करता है कस्टमर अपने एनवायरनमेंट से? वो है सिम्बॉलिक है वो। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोकस ग्रुप डिस्कशन। सो इनमें से कौन सी जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है फोकस ग्रुप डिस्कशन की? वो है एक्सपेंसिव एंड स्लो। एक्सपेंसिव और स्लो जो है ये नहीं है। यूजुअली लास्ट फॉर 1 to 2 आवर्स भी होता है, ये रिकॉर्डेड भी होता है यूजुअली और वीडियो के ऊपर। इसके अलावा लीड बाय मॉडरेटर भी है, लेकिन एक्सपेंसिव होना और स्लो होना ये नहीं है इसकी कैरेक्टरिस्टिक के। ये एक्सपेंसिव भी हो एक तरफ और एक तरफ स्लो भी हो। उसके बाद है फिर इन NGO, इफ एन NGO यानी कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन परचेजेस फर्नीचर फॉर इट्स ऑफिस, इट इज़ परचेजिंग अ डैश। अब एक NGO जो है परचेज करती है फर्नीचर को अपने ऑफिस के लिए, बेचने के लिए नहीं बल्कि अपने ऑफिस के लिए करती है परचेज। तो वो किस तरह की परचेज हुई? वही कंज्यूमर गुड की, क्योंकि वो अपने ऑफिस के लिए खरीद रहे हैं। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट दी एग्रेसिवनेस स्ट्रेटजी यूज्ड इन बिजनेस। तो इनमें से कौन सी एग्रेसिवनेस स्ट्रेटजी जो यूज होती है बिजनेस में वो नहीं है?
कौन सी है जो नहीं है? सो प्रोस्पेक्टर, एनालाइजर, रिएक्टर, ये तमाम है, लेकिन इनोवेटर स्ट्रेटजी नहीं है। इनोवेटर स्ट्रेटजी जो है वो एग्रेसिवनेस स्ट्रेटजीज में नहीं आती। और इसके बाद है फिर a firm's marketing strategy should emphasize stimulating demand in। एक फर्म की मार्केटिंग स्ट्रेटजी को एम्फेसाइज करना चाहिए स्टिमुलेटिंग डिमांड कौन से स्टेज में? इंट्रोडक्शन के अंदर। और उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग कमर्शलाइजेशन डिसीजन इन्वॉल्व इन डिसीजन रिगार्डिंग लॉन्चिंग ऑफ द प्रोडक्ट इन अ सिंगल और मल्टीपल लोकेलिटीज़। अब लोकेलिटीज़ की यहाँ पर बात की जा रही है। जब लोकेलिटी की बात है तो यहाँ पर हाउ, व्हेन, वाई नहीं बल्कि वेयर, क्योंकि लोकेलिटी की बात होगी तो वेयर टू लॉन्च द प्रोडक्ट, यानी कि कहाँ जो है वो लॉन्च की जाए प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ पर लोकेलिटी की बात की जा रही है इसी वजह से। सो वेयर टू लॉन्च द प्रोडक्ट, कहाँ जो है वो प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाए लोकेलिटी की वजह से। उसके बाद है क्रिएटिंग अ पैकेज डिज़ाइन दैट फीचर अ गोल्ड क्रेस्ट विद अ हैवी मरून एक्सेंट इज़ अ वे ऑफ असिस्टिंग मार्केटिंग द प्रोडक्ट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। सो एक क्रिएट करना पैकेज डिज़ाइन जिसका फीचर है गोल्ड क्रेस्ट, साथ में हैवी मरून एक्सेंट है, इज़ अ वे ऑफ असिस्टिंग मार्केटिंग, वो एक तरीका है असिस्टिंग करने का मार्केटिंग के अंदर प्रोडक्ट की, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, सो इनमें से किसका? इवोकिंग द प्रोडक्ट इमेज थ्रू पैकेज डिज़ाइन, इवोक करना प्रोडक्ट इमेज को प्रोडक्ट पैकेज डिज़ाइन के ज़रिए, क्योंकि पैकेज डिज़ाइन जो है उसके अंदर ख़ास फीचर है इस वजह से। उसके बाद है व्हेन ऑल प्रोडक्ट्स ऑफ द कंपनी आर गिवन डिफरेंट ब्रांड नेम्स इट इज़ कॉल्ड। जब तमाम प्रोडक्ट्स जो है कंपनी की उनको दिया जाए डिफरेंट ब्रांड नेम्स, इनके हर प्रोडक्ट का अलग ब्रांड नेम होगा, अलग नाम दिया जाएगा उसको, अलग उसकी पहचान होगी। प्रोडक्ट्स को सेम नेम नहीं दिए जाएंगे, एक ही ब्रांड नेम के अंडर में कई सारी प्रोडक्ट्स नहीं बेची जाएंगी। तो वो क्या कहलाई जाती है, कौन सी ब्रांडिंग है? वो है इंडिविजुअल ब्रांडिंग, क्योंकि हर प्रोडक्ट की अलग ब्रांड की जा रही है, इस वजह से इंडिविजुअल ब्रांडिंग। उसके बाद है द आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोटेंशियल कस्टमर इट्स रेफर्ड है, जो आइडेंटिफिकेशन होती है पोटेंशियल कस्टमर को कि उसको रेफ़र किया जाता है कैसे? प्रोस्पेक्टिंग के तौर पे। और इसके बाद फिर कॉस्ट कैन बी रिड्यूस एट द होलसेल लेवल बाय, होलसेल लेवल के ऊपर कॉस्ट को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, कम किया जा सकता है? सो प्रोवाइडिंग एडवर्टाइजिंग अलाउंस, इससे भी नहीं होगा, और रिड्यूस किया जाए होलसेल प्राइस, इससे भी नहीं होगा, इंक्रीज किया जाए शिपमेंट डिस्टेंस से भी नहीं होगा, बल्कि किस तरीके से होगा? मेकिंग लार्ज वॉल्यूम परचेजेस फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर, यानी कि लार्ज वॉल्यूम के अंदर परचेज किया जाए मैन्युफैक्चरर से। जब मैन्युफैक्चरर से लार्ज वॉल्यूम में परचेज किया जाएगा तो उससे होलसेल लेवल के ऊपर कॉस्ट को रिड्यूस किया जा सकता है। उसके बाद है सर्वे मेथड ऑफ कलेक्टिंग डेटा इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। जो सर्वे मेथड होता है डेटा को कलेक्ट करने का, उसके अंदर इनमें से क्या कौन सा जो है वो मेथड जो है वो शामिल है? सो ऑब्जर्वेशन नहीं है वहाँ पे, रिपोर्ट्स तो बिल्कुल भी नहीं है, और इंटरनल डेटा भी बिल्कुल नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो मेथड है वो है पर्सनल इंटरव्यूज़ के ज़रिए कलेक्ट किया जाता है डेटा। तो ये हुई आज की वीडियो, जिसके अंदर आपको MKT 501 मार्केटिंग मैनेजमेंट के सॉल्व MCQs करवाए गए और कोशिश की गई कि जो भी आंसर हैं वो सही हों। और ये फाइल आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लिंक ना दिखाई दे उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए, और कोई क्वेश्चन हो उसके लिए भी आप नीचे कमेंट कीजिए। और मज़ीद कोर्सेज़ के सॉल्व पेपर्स, करंट पेपर्स और इसके अलावा शॉर्ट लेक्चर्स देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।